Hello and welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 025818 of our series। हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 818 का विश्लेषण। पेपर 818 आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल संख्या 76। अब हमारे निर्देश है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। हमें एक वाक्य मिला है जिसमें हमारा आंसर वो सेगमेंट वो ऑप्शन होगा जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर हो या फिर व्याकरणीय अशुद्धि हो। पढ़ते हैं द ब्रेव किंग हुआ बहादुर राजा अलॉन्ग विथ है के साथ अ नंबर ऑफ हिज मिनिस्टर्स, अ नंबर ऑफ का अर्थ है कई सारे, हिज मिनिस्टर्स वर किल्ड इन द फियर्स बैटल। किल्ड है मारे गए या मारा गया जैसी भी स्थिति हो, फियर्स है उग्र या प्रचंड, और बैटल है जंग या लड़ाई। वाक्य में एरर कहाँ है? निसंदेह एरर यहाँ है, वर नहीं वॉज होना चाहिए था। वाक्य करेक्शन के बाद होगा द ब्रेव किंग अलॉन्ग विथ अ नंबर ऑफ हिज मिनिस्टर्स वर नहीं वॉज किल्ड इन द फियर्स बैटल। अपने कई मंत्रियों के साथ वो बहादुर राजा उस उग्र या प्रचंड लड़ाई में मारा गया। विद्यार्थी इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी समझें। जब भी आप दो सब्जेक्ट्स को as well as, along with, together with, and not या besides जैसे कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो वाक्य में आने वाले वर्ब और प्रोनाउन पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं, वही वर्ब का मूल सब्जेक्ट होता है। दिए गए वाक्य में हम वर्ब का चुनाव अ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स से नहीं करेंगे, ब्रेव किंग से करेंगे, क्योंकि इन्हें हमने जोड़ा है अलॉन्ग विथ से। तो द ब्रेव किंग अलॉन्ग विथ अ नंबर ऑफ हिज मिनिस्टर्स, किंग सिंगुलर है, वर नहीं वॉज होना चाहिए था, वॉज किल्ड इन द फियर्स बैटल। अनुवाद क्या होगा? अपने कई मंत्रियों के साथ वो बहादुर राजा उस प्रचंड लड़ाई में मारा गया या शहीद हुआ। हमारा करेक्शन ऑप्शन सी में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, एक बार फिर से वही निर्देश है। हमारा आंसर वो सेगमेंट होगा जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय शुद्धि है। पढ़ते हैं समटाइम्स कभी कभी आई गेट सो ओवरवेल्म्ड। विद्यार्थी ध्यान दें, ओवरवेल्म्ड का अर्थ होता है अभिभूत। अभिभूत का अर्थ है कोई फीलिंग या भाव आपके ऊपर पूरी तरह छा जाए। बाय द इमोशंस ऑफ सैडनेस, इमोशंस है भाव, सैडनेस है उदासी, एंग्जाइटी है चिंता, दैट आई फील लाइक का अर्थ होता है मन होना। आई फील लाइक मेरा कैसा मन होता है, पुटिंग एंड टू माई सेल्फ। वाक्य में एरर कहाँ है? निसंदेह एरर सेगमेंट सी में है, पुटिंग एंड नहीं पुटिंग एन एंड टू माई सेल्फ होना चाहिए। विद्यार्थी ध्यान दें, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है पुट एन एंड टू वन सेल्फ। पुट एन एंड टू वन सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ जैसी भी स्थिति हो का अर्थ है अपने जीवन को समाप्त करना या आत्महत्या कर लेना। तो कभी कभी मैं उदासी और चिंता के भावों से इतना ज़्यादा अभिभूत हो जाता हूँ, मुझ पर ये इतने ज़्यादा छाते हैं कि मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूँ। आई शुड पुट एन एंड टू माई सेल्फ। यूँ भी ध्यान दें, एंड एक काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, आर्टिकल एन होना चाहिए। इडियोमैटिक एक्सप्रेशन आप जान चुके हैं, पुट एन एंड टू वन सेल्फ का अर्थ होता है टू कमिट सुइसाइड, अपने जीवन को समाप्त करना। हमारा करेक्शन ऑप्शन सी में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78 आपकी स्क्रीन पर फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है। पढ़ते हैं अ सेंस ऑफ पर्सनल लॉस रन्स डैश मैनी ऑफ हिज सॉन्ग्स। रन्स थ्रू, रन थ्रू का अर्थ होता है किसी चीज के अंदर हर ओर व्याप्त होना। अगर कोई चीज किसी में हर ओर समाहित है, उसमें हर तरफ व्याप्त है, तो इट रन्स थ्रू दैट। इसके लिए एक सिनोनिमस एक्सप्रेशन होगा परवेड। परवेड या रन थ्रू का अर्थ है किसी के अंदर तक समाहित होना। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। यदि फ्रेजल वर्ब रन इनटू होती तो रन इनटू का क्या अर्थ होता? ये एक अर्थपूर्ण फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ है किसी से टक्कर होना या संयोग से किसी से मिलना। तो आप संयोग से किसी से मिले अथवा कहीं टकरा जाएं तो रन इनटू होता। रन ओवर का अर्थ है कुचलना। कोई वाहन किसी को टक्कर मार के उसके ऊपर से चला जाए तो उसे रन ओवर करेगा। और रन आउट भी एक मीनिंगफुल फ्रेजल वर्ब है, विद्यार्थी ध्यान दें, जिसका अर्थ है किसी चीज़ की जितनी भी आपूर्ति उपलब्ध है वो सारी काम में आ जाए, ख़त्म हो जाए। जैसे इफ़ यू हैव रन आउट ऑफ फूड, यानी आपका खाना ख़त्म हो गया है। हमारा आंसर यद्यपि थ्रू रहेगा, रन्स थ्रू मैनी ऑफ हिज सॉन्ग्स, यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हुए
सवाल संख्या 79, निर्देश है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। वी हैव टू रिजॉल्व, रिजॉल्व का अर्थ है हल करना, किसी संकट आदि को हल करने को रिजॉल्व कहते हैं। दिस मैटर, इस मामले को हमें हल करना होगा वंस एंड फॉर ऑल। विद्यार्थी ध्यान दें, एक्सप्रेशन है वंस एंड फॉर ऑल, एक इडियम है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है जिसका अर्थ है सदा सदा के लिए। यदि कोई काम आप वंस एंड फॉर ऑल करते हैं तो फिर उसको हमेशा के लिए कर लेते हैं, उसको अब बाकी कुछ भी नहीं छोड़ते। तो आप कहते हैं लेट्स डिसाइड इट वंस एंड फॉर ऑल, यानी इसका फैसला कर लेते हैं सदा सदा के लिए। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। वंस एंड फॉर एवरीवन नहीं, ईच भी नहीं, समबडी भी नहीं। सही एक्सप्रेशन है वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80 आपकी स्क्रीन पर, निर्देश है फाइंड द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमें पता लगाना है वो शब्द जो प्रश्न शब्द का सही और उचित अर्थ देता हो, अर्थात इसका पर्यायवाची हो, सिनोनिम हो। लिम्प का अर्थ है लंगड़ाना या लंगड़ा कर चलना। हमारा आंसर होगा हॉबल। हॉबल का अर्थ भी वही है, लंगड़ाना या अस्थिर होकर चलना। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, उनकी समीक्षा कर लेते हैं। वेयरी का अर्थ है सतर्क या चौकन्ना, अलर्ट या फिर कॉशियस। ऑप्शन सी, वियरी का अर्थ है थका हुआ, इंग्लिश में टायर्ड या एग्जॉस्टेड। और अंतिम ऑप्शन स्प्रिंट का अर्थ है तेजी से दौड़ना, अगर आप बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं तो आप स्प्रिंट कर रहे हैं। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, एक बार फिर से हमें बताना है सिनोनिमस शब्द या सिनोनिम। तो सिनोनिम बताइए, पर्यायवाची शब्द बताइए प्रश्न शब्द का। प्रश्न शब्द है इम्पिक्यूनियस। इम्पिक्यूनियस का अर्थ है बहुत ही गरीब या दरिद्र। इंग्लिश में इसके लिए अच्छा सिनोनिम हो सकता है पेन्यूरियस या फिर पेनीलेस, बेहद गरीब, दरिद्र। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्टिट्यूट का अर्थ भी है बहुत ही गरीब, इम्पोवरिश्ड या पुअर। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। इंडिजेंस का अर्थ है गरीबी। विद्यार्थी ध्यान दें, इम्पिक्यूनियस एक एडजेक्टिव है जबकि इंडिजेंस एक नाउन है। हमारा आंसर एक एडजेक्टिव ही हो सकता है, नाउन नहीं। यदि हमारे पास इंडिजेंट ऑप्शन रहा होता तो ये भी उत्तर हो सकता था, किंतु अभी हमें इंडिजेंस मिला है जो कि एक नाउन है जिसका अर्थ है गरीबी, गरीब होने की स्थिति। और ऑप्शन सी वेल्थी, धनवान है। डोनेशन आप जानते ही हैं, दान को कहते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82 आपकी स्क्रीन पर, निर्देश है चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब की बार हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो प्रश्न शब्द का सिनोनिम नहीं, विलोम शब्द हो, उससे उल्टा अर्थ रखता हो। शब्द है सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड का अर्थ है प्रख्यात। वैसे आप ध्यान दें, सेलिब्रेट का अर्थ किसी उत्सव आदि को मनाना भी होता है, किंतु सेलिब्रेटेड एक विशेषण है जिसका अर्थ है प्रख्यात या फेमस। हमारा आंसर होगा अनसंग। अनसंग का अर्थ है जिसको लोग भूल गए हैं, विस्मृत, जिसको लोगों ने विस्मृत कर दिया है या जिसे लोग भूल गए हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। स्वतंत्रता संग्राम के वो नायक जिनकी कोई बात नहीं होती वो कहलाएंगे अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए, इलस्ट्रियस का अर्थ है फेमस, और खासकर अपनी उपलब्धियों या गुणों के लिए फेमस हो तो उसे कहते हैं इलस्ट्रियस, प्रख्यात। ये तो प्रश्न शब्द का सिनोनिम हुआ, जबकि हमें चाहिए एंटोनिम या विलोम शब्द। एरिस्टोक्रेटिक एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है अभिजात या कुलीन वर्ग से। सामान्य भाषा में कहूं तो राजसी या फिर राजसी परिवारों से संबंध रखने वाले, नोबल परिवारों से या फिर अभिजात वर्ग से संबंधित हो कोई व्यक्ति तो वो एरिस्टोक्रेटिक हुआ, उसकी जीवन शैली एरिस्टोक्रेटिक हुई। तो कुलीन तंत्र या अभिजात तंत्र से संबंधी या फिर राजसी तंत्र आदि से संबंधी या राजसी परिवार आदि से संबंधी। अंतिम ऑप्शन निम्बल का अर्थ है फुर्तीला या चुस्त। इसके लिए एक अच्छा सिनोनिम हो सकता है एजाइल, फुर्तीला, चुस्त, क्विक। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83, एक बार फिर हमें बताना है वो शब्द जो कि प्रश्न शब्द का ओपोजिट या एंटोनिम हो। स्टाइफल का अर्थ है किसी चीज का, किसी काम का, किसी गतिविधि का।
दम घोंटना। अगर आप किसी चीज़ का दम घोंटते हैं, किसी काम को होने नहीं देते, उसको पूरी तरह रोक लेते हैं, तो आप स्टाइफल करते हैं। अगर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टाइफल हो रही है तो आर्थिक प्रगति या आर्थिक तरक्की का दम घोटा जा रहा है। हमें चाहिए ऐसा शब्द जो इसका विलोम शब्द हो। आंसर होगा इनकरेज। इनकरेज का अर्थ है प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, जबकि स्टाइफल का अर्थ है दम घोटना, अर्थात उसको ना होने देना। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। स्टिपुलेट एक बहुत अच्छा शब्द है। इसका अर्थ है शर्त के रूप में रखना। अगर आप कोई चीज़ स्टिपुलेट करते हैं तो शर्त रूप में उसे रखते हैं। इंसिस्ट ऑन, ऑप्शन बी एक बहुत अच्छा शब्द है। इंसिस्ट ऑन का अर्थ है बार बार आग्रह करना या मांग करना। अगर कोई आदमी आपसे ये इंसिस्ट कर रहा है कि आप उसके यहाँ आएँ या उसके त्यौहार में या उसके घर में किसी आयोजन में शामिल हो, तो वो आपसे बार बार आग्रह कर रहा है या मांग कर रहा है। तो बार बार आग्रह करना, मांग करना, इंसिस्ट करना कहलाता है। इंसिस्ट ऑन। पुट ऑफ एक अच्छी फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ है स्थगित करना, टू पोस्टपोन। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84। अब की बार हमारा निर्देश है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी में इस स्थान पर आई नहीं ई होना चाहिए था। शब्द है अपस्ट्रेपरस। विद्यार्थी ध्यान दे, शब्द अपस्ट्रेपरस का अर्थ है नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल। यदि कहीं का माहौल या वहाँ के लोग बड़े मुश्किल हो नियंत्रण करने में, शोर मचा रहे हो, वहाँ कोलाहल हो, डिसिप्लिन ना हो, तो वो हुआ अपस्ट्रेपरस, नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल। हमारे पास एक बेहतरीन सिनोनिम है इसके लिए जो है अनरूली। तो नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, कोलाहलपूर्ण व जहाँ नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए टेलीकिनेसिस एक बहुत अच्छा शब्द है, सामान्यतः प्रयोग में कम ही लिया जाता है। टेलीकिनेसिस एक ऐसी साइकिक एबिलिटी है, एक ऐसी मनोवैज्ञानिक योग्यता है जिसमें कोई व्यक्ति कहीं बैठा दूर की किसी चीज़ को प्रभावित कर सकता है या संचालित कर सकता है, उस पर नियंत्रण पा सकता है। तो कहीं होकर दूर स्थित किसी चीज़ पर नियंत्रण कर पाना, उस पर अपना प्रभाव डाल पाना कहलाता है टेलीकिनेसिस। ऑप्शन बी अंक्चुअस एक अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है चापलूसी पूर्ण या खुशामद पूर्ण। इसके लिए एक बेहतरीन सिनोनिम हो सकता है सिकफंटिक। और अंतिम ऑप्शन कॉन्ट्यूमेशियस का अर्थ है दुस्साहसी या गुस्ताख। यदि आप अपने वरिष्ठों और अपने से अधिक योग्य लोगों को सम्मान नहीं दिखाते तो फिर आप हैं कॉन्ट्यूमेशियस, दुस्साहसी या गुस्ताख। इंसोलेंट इसका बेहतरीन सिनोनिम हो सकता है। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन सी ही रहेगा, क्योंकि अन्य किसी शब्द में कोई भी स्पेलिंग की एरर नहीं है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85। अब की बार हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है, पढ़ते हैं। अ टाइप ऑफ सॉफ्ट लेदर, सॉफ्ट है नर्म, लेदर है चमड़ा, विच डज नॉट हैव अ स्मूथ सरफेस, स्मूथ है चिकना, सरफेस है सतह, एक ऐसा चमड़ा जिसकी ऊपरी सतह चिकनी नहीं होती है। हमारा आंसर होगा स्वेड। विद्यार्थी ध्यान दें, स्वेड या स्वेड लेदर एक प्रकार का चमड़ा ही है, किंतु इसकी ऊपरी सतह चिकनी नहीं होती, बल्कि इस पर एक वेलवेटी नैप होती है या फिर एक रोएदार परत होती है। तो ऊपरी परत रोएदार होती है, वेलवेटी होती है। हमारा आंसर होगा स्वेड या स्वेड लेदर। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। स्वॉर्म का अर्थ है झुंड, अक्सर कीटों का, इंसेक्ट्स का या फिर टिड्डियों का। जैसे टिड्डियों का एक झुंड हो तो अ स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट्स, लोकस्ट कहते हैं टिड्डियों को, तिलचट्टों को, तो स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट्स हुआ टिड्डियों का दल। स्वॉम्प का अर्थ है दलदल, कोई दलदली जगह हो तो स्वॉम्प है। और अंतिम ऑप्शन मिसलेनी एक अच्छा शब्द है। मिसलेनी का अर्थ है विभिन्न सारी चीज़ों का मिश्रण, असॉर्टमेंट या मिक्सचर, असॉर्टमेंट या मिक्सचर। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन सी स्वेड ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86। एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देना है इस डिस्क्रिप्शन का जो है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। विद्यार्थी इस बात को समझते हैं, पब्लिक स्पीकिंग का अर्थ है लोगों को संबोधित करना। तो अगर आप मंच पर खड़े होकर भाषण देते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, तो आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं। और अगर आप इससे डरते हो
तो आपके फोबिया का नाम है ग्लॉसोफोबिया। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, पब्लिक स्पीकिंग का डर ग्लॉसोफोबिया है। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए आइलूरोफोबिया एक बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है। आइलूरोफोबिया का अर्थ है मॉर्बिड फियर ऑफ कैट्स। अगर आप बिल्लियों से बहुत डरते हैं तो बिल्लियों के ऐसे डर या फोबिया को आइलूरोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन बी नेक्रोफोबिया भी एक अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है मरे हुए व्यक्तियों या जीवों से भय। तो अगर आपको डेड बॉडीज से डर लगता हो, मृत शवों से डर लगता हो, तो आपका डर है नेक्रोफोबिया। और अंतिम ऑप्शन थैलेसोफोबिया भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये फोबिया है, ये भय है बड़ी जलराशि का। जैसे यदि किसी को ओशंस या सीज, महासागरों या सागरों या बड़ी लेक से डर लगता हो तो वो भय हुआ थैलेसोफोबिया। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन सी ग्लॉसोफोबिया ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87। अब की बार निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस एंड इफ देयर इज नो नीड टू डू सो चूज नो इंप्रूवमेंट। नीचे हमें एक वाक्य मिला है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो रेखांकित खंड को सही तरह से इंप्रूव करने के लिए सब्स्टिट्यूट कर सके, और यदि ऐसी आवश्यकता ना हो तो अंतिम ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट हमारा आंसर होगा। पढ़ते हैं He has already put out feelers to local employers। विद्यार्थी ध्यान दें, फीलर्स का अर्थ है टेंटेटिव प्रपोजल्स, अर्थात अपनी ओर से आप कुछ ऐसे प्रस्ताव या संकेत दें जिससे लोगों को पता चले आप क्या करने के लिए तैयार हैं या क्या करना चाहते हैं, क्या आपकी इच्छा है। ऐसे संकेतों या ऐसे टेंटेटिव प्रपोजल्स को कहते हैं फीलर्स, यानी अपनी बातों में वो इशारे या संकेत या किसी प्रकार का कम्युनिकेशन जिससे आप ये बताएं कि क्या चीज़ आपके मन में है या आप क्या चीज़ करने के लिए तैयार हो सकते हैं। एम्प्लॉयर्स का अर्थ है नियोक्ता जो नौकरी देते हो, लोकल है स्थानीय। He has already put out feelers, उसने पहले ही अपनी बातचीत में ऐसे संकेत या टेंटेटिव प्रपोजल्स दे दिए हैं। वाक्य में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, वाक्य पहले से ही सही है। पुट आउट फीलर्स बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, नो इंप्रूवमेंट। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। पुट ऑफ का अर्थ है स्थगित करना, इसी पेपर में हम पहले भी इसे देख चुके हैं। पुट ऑफ है स्थगित करना, पोस्टपोन। जबकि ऑप्शन बी पुट ऑन का अर्थ है पहनना या धारण करना। आप किसी चीज को पुट ऑन करते हैं तो धारण करते हैं। विद्यार्थी ध्यान दें, धारण करना पुट ऑन है, जबकि उतारना टेक ऑफ है। टेक ऑफ योर शूज और शर्ट। पुट ऑफ है स्थगित करना। पुट अप विथ ऑप्शन सी का अर्थ है किसी चीज को सहन करना, टॉलरेट करना। हमारा आंसर ऑप्शन डी, नो इंप्रूवमेंट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88। एक बार फिर से वही निर्देश है, रेखांकित शब्द को हमें इंप्रूव करना है सही ऑप्शन से यदि आवश्यकता हो तो। He has caught the fowl for the dinner tonight। डिनर आप जानते हैं टनाइट है आज रात। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। विद्यार्थी ध्यान दें, रेखांकित शब्द फाउल का अर्थ है कोई गलती। अगर आप कोई फाउल करते हैं तो कोई नियम वगैरह का उल्लंघन किया है आपने। जबकि FOWL ये इसका होमोफोन है, इसी की तरह उच्चारित होता है। फाउल का अर्थ है पोल्ट्री, वो पक्षी जिनका मांस खाया जाता है, जैसे कि हेन्स, चिकन्स, पार्ट्रिचेस, उनको कहा जाता है फाउल। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। फूल मूर्ख है, फॉल है गिरना। हमारा आंसर ऑप्शन बी फाउल ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89। निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें मिला है एक मुहावरा, एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसका सही अर्थ देता हो। स्टील समबडीज थंडर। स्टील समबडीज थंडर का क्या अर्थ है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। स्टील समबडीज थंडर का अर्थ है कुछ ऐसा करना जिससे कि आपको प्रशंसा मिल जाए उनकी बजाय। कल्पना कीजिए एक ऐसा मैच चल रहा है जिसमें कोई खिलाड़ी ए बहुत लोकप्रिय है, किंतु खिलाड़ी बी कुछ ऐसा प्रदर्शन करता है कि सारी प्रशंसा उसे मिल जाती है। यद्यपि वो पहले इतना फेमस नहीं था या उससे इतनी अपेक्षा नहीं थी, तो बी ने क्या किया? बी स्टोल एज थंडर। टू विन प्रेज प्रशंसा जीतना, फॉर वन सेल्फ खुद के लिए, बाई प्रीएम्प्टिंग। विद्यार्थी ध्यान दें, प्रीएम्प्ट का मतलब होता है किसी काम को अन्य व्यक्ति से पहले कर लेना। अगर आप कोई काम दूसरे से पहले कर लेते हैं तो आप उसे प्रीएम्प्ट करते हैं। बाई प्रीएम्प्टिंग समवन एल्सेस अटेम्प्ट टू इम्प्रेस। इम्प्रेस है प्रभावित करना, कोई अन्य
जो है वो अपनी कोशिश कर सके प्रभावित करने के लिए, उससे पहले अगर आप ऐसा कर जाएं तो आपने उन्हें क्या किया, उनको प्रीएम्प्ट कर लिया और इस प्रकार से यू स्टील दैट पर्सन्स थंडर। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। टू ह्यूमिलिएट समबडी, ह्यूमिलिएट अपमानित करना, बाई थ्वॉर्टिंग हिज करियर। थ्वॉर्टिंग का अर्थ है नाकाम करना या असफल बनाना, किसी चीज को असफल बना दे, नाकाम कर दें, फ्रस्ट्रेट कर दे तो उसको थ्वॉर्ट करना, उसके करियर को थ्वॉर्ट करके उसे अपमानित करना नहीं। टू हैच अ कॉन्स्पिरेसी, हैच अ कॉन्स्पिरेसी का अर्थ है साजिश रचना, कॉन्स्पिरेसी है साजिश या षड्यंत्र, हैच अ कॉन्स्पिरेसी का अर्थ है साजिश को रचना। टू हैच अ कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी है षड्यंत्र, हैच अ कॉन्स्पिरेसी है उस षड्यंत्र या साजिश या कॉन्स्पिरेसी को रचना। अगेन समबडी इन पावर, नहीं। टू स्टील ऑल ऑफ समबडीज वेल्थ, किसी की सारी दौलत चुरा लेना, नहीं। न तो कॉन्स्पिरेसी रचना, न किसी की दौलत चुराना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, एक बार फिर से वही निर्देश है, दी गई इडियम का अर्थ बताएं। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, कहा जाता है कि आई लर्नड इट और हर्ड इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। इसका अर्थ होता है जिस स्रोत से कोई खबर मिलनी चाहिए, यानी बिल्कुल विश्वसनीय स्रोत जिससे वो खबर आती है सामान्यतः, वहां से पता चली हो तो हम कहेंगे आई हैव गॉट इट और लर्नड इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, विश्वसनीय स्रोत से, जहां से वो खबर मिलनी चाहिए विश्वसनीय है उस खबर के संदर्भ में। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। अ सार्केस्टिक टोन, सार्केस्टिक का अर्थ है व्यंग्यात्मक। विद्यार्थी इसके उच्चारण पर भी ध्यान दें, उच्चारण सार्केस्टिक है ना कि सरकास्टिक। सार्केस्टिक जिसका अर्थ है व्यंग्यात्मक। टॉन्टिंग, टोन का अर्थ है स्वर। ऑप्शन सी, स्टेयरिंग एट समबडी इन डिसबिलीफ, डिसबिलीफ का अर्थ है विश्वास न होने की स्थिति या अविश्वास। स्टेयर है घूरना, लगातार देखना, तो अविश्वास में किसी की ओर टकटकी लगाकर देखना भी नहीं, इन अ वेरी लाउड वॉइस भी नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा, फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, ना तो सार्केस्टिक टोन में ना ही किसी की तरफ अविश्वास से घूरना। आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91, अब की बार निर्देश है सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य, हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे सही तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलता हो। पढ़ते हैं, ही सेड टू मी कोट आई एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का अर्थ है उम्मीद करना, यू टू अटेंड द फंक्शन अनकोट या एंड ऑफ द कोट। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे अपेक्षा करता था कि मैं फंक्शन को अटेंड करूं। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान दें। सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है जिसका अर्थ है डायरेक्ट स्पीच का टेंस इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाएगा। सेड टू मी होने के कारण होगा टोल्ड और डायरेक्ट स्पीच का सिंपल प्रेजेंट टेंस बदलेगा सिंपल पास्ट में। इस सारे आलोक में हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ही टोल्ड मी दैट ही, एक्सपेक्ट बना एक्सपेक्टेड मी टू अटेंड द फंक्शन। आंसर होगा ऑप्शन डी। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं, उन्हें रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है ही टोल्ड मी दैट ही हैड एक्सपेक्टेड, नहीं, पास्ट परफेक्ट नहीं, सिंपल पास्ट चाहिए। ऑप्शन बी, ही टोल्ड मी दैट ही एक्सपेक्टेड मी टू अटेंडेड, टू अटेंडेड नहीं, टू अटेंड होना चाहिए था। और फिर रिव्यू करते हैं बचे हुए ऑप्शन सी को भी, ही टोल्ड मी दैट ही एक्सपेक्टेड मी टू हैव अटेंडेड नहीं, टू अटेंड द फंक्शन। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92, अब की बार निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिव और पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें मिला है एक्टिव वॉइस का एक वाक्य, हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे पैसिव वॉइस में बदलता हो। पढ़ते हैं, शीला इज टू डू ऑल दिस वर्क, ये सारा काम शीला को करना है। इज टू डू करना है, ऑल दिस वर्क, हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें इन्फिनिटिव टू डू का पैसिव देता हो, टू बी डन। ऑल दिस वर्क इज टू बी डन बाई शीला, हमारा आंसर होगा मात्र ऑप्शन बी। नया सब्जेक्ट होगा ऑल दिस वर्क, टू डू का पैसिव होगा टू बी डन, ऑल दिस वर्क इज टू बी डन बाई शीला। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू करते हुए, ऑप्शन ए कहता है ऑल दिस वर्क इज गोइंग टू बी डन, बिल्कुल नहीं। सी कहता है ऑल दिस वर्क इज बीइंग डन, नहीं। ऑल दिस वर्क वॉज टू बी डन, वॉज नहीं, इज होना चाहिए, वाक्य प्रेजेंट का था ना कि पास्ट का। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए अगले 5 सवाल, सवाल संख्या 93 से 97, क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय जिसे हल करने की विधि से आप भली भांति परिचित हैं।
दिए गए पैसेज को पहले पढ़ें और फिर इसे हल करें। पहली बार में हल करने की चेष्टा ना करें। यदि समय अपर्याप्त हो, नाकाफ़ी हो, तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें और हमेशा याद रखें ब्लैंक के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं, द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल है राजनीतिक, कंडीशन है स्थिति ऑफ इंडिया इन दी 18th सेंचुरी। 18th 18वीं सेंचुरी है, शताब्दी। वॉज वन ऑफ एक्सट्रीम डिसयूनिटी। एक्सट्रीम है अत्यधिक, डिसयूनिटी का अर्थ है यूनिटी या एकता ना होने की स्थिति, विखंडन या फिर अनेकता की स्थिति जहां एकता नहीं है। डैश द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। डिक्लाइन है पतन या गिरावट, एम्पायर है साम्राज्य। नो डैश इंडियन पावर इमर्ज। इमर्ज का अर्थ है उद्भव होना या प्रकट होना, सामने आना। टू टेक इट्स डैश इन स्ट्रेंथ एंड प्रेस्टीज। स्ट्रेंथ है शक्ति, प्रेस्टीज है प्रतिष्ठा, एंड टू यूनाइट। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है ये पैसेज है मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में और उसके बाद उपजी डिसयूनिटी या यूनिटी की कमी अर्थात एकता ना होने की स्थिति के बारे में। अब इसे हल करते हैं। द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इन द 18th सेंचुरी वॉज वन ऑफ एक्सट्रीम डिसयूनिटी। भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी 18वीं शताब्दी में वो कैसी थी? बहुत ज़्यादा डिसयूनिटी की स्थिति थी, एकता के अभाव की स्थिति थी। डैश द डिक्लाइन, विथ द डिक्लाइन, विथ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के पतन के साथ। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। इन नहीं, व्हेन जब या कब नहीं, ऑन भी नहीं। हमारा आंसर विथ ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए, विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के पतन के साथ नो डैश इंडियन पावर, नो अदर इंडियन पावर, कोई भी अन्य भारतीय शक्ति इमर्ज टू टेक इट्स। आगे बढ़ने से पहले अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। वन एक नहीं, अनदर कोई अन्य नहीं, मोर भी नहीं, नो अदर कोई भी अन्य नहीं, ना कि अनदर। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से, नो अदर इंडियन पावर इमर्ज टू टेक इट्स प्लेस। कोई भी अन्य भारतीय शक्ति नहीं उभरी इसका स्थान लेने के लिए। टेक इट्स प्लेस इन स्ट्रेंथ एंड प्रेस्टीज। आगे बढ़ने से पूर्व अन्य ऑप्शंस पर नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए, नीश का अर्थ है कोई निश्चित स्थान या मुकाम। दीवार में एक छोटा सा आला अगर कहीं हो उसे भी नीश कहते हैं। कोई ऐसा मुकाम जहां बहुत कम प्लेयर्स हो, बहुत कम लोग उस फील्ड में हो, तो वो जगह, वो मकाम, वो स्थिति भी नीश है। जैसे एप्पल के फ़ोन जो है वो एक नीश मार्केट है, यानी बहुत कम ही लोग उसके खरीदार होते हैं, कम ही जगह वो मिलता है। तो दीवार में कोई जगह जहां आप कोई रोशनी के लिए चीज़ रख सकें या फिर कोई ऐसा मार्केट या भाग जिसमें कम ही लोग हिस्सा लेते हो कहलाता है नीश। रोल आप जानते हैं, भूमिका, सीट आप जानते हैं, कोई बैठने का स्थान। हमारा आंसर ऑप्शन बी प्लेस ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से, टू टेक इट्स प्लेस इन स्ट्रेंथ एंड प्रेस्टीज, जो इसकी जगह ले सके शक्ति और प्रतिष्ठा में। एंड टू यूनाइट द डैश अंडर, टू यूनाइट द कंट्री, और देश को एक कर सके, जोड़ सके अंडर अ सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल है केंद्रीय, अथॉरिटी है अधिसत्ता, किसी अधिसत्ता या केंद्रीय प्राधिकरण में उन्हें जोड़ सके। अन्य ऑप्शंस पे नजर कर लेते हैं। रीजन का अर्थ है क्षेत्र, टेरिटरी है भूभाग या इलाका, स्टेट आप जानते हैं स्थिति या फिर राज्य। हमारा आंसर ऑप्शन सी कंट्री ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, Unite the country under a central authority, the Marathas who rose dash the position, who rose to the position. Marathas, the Marathas का अर्थ है मराठा कुल। The Marathas who rose to the position of preeminence. Preeminence का अर्थ है सबसे उच्च स्थिति, प्रोमिनेंट होने की स्थिति को कहा जाता है। प्रीएमिनेंस मीन्स प्रसिद्धि की सबसे ऊंची स्थिति को प्रीएमिनेंस कहेंगे। जो उच्च स्थिति में पहुंचे या फिर सर्वोच्च पद पर पहुंचे या फिर प्रख्यात होने की स्थिति में पहुंचे। रोज टू द पोजीशन ऑफ प्री एमिनेंस अमंग द न्यू इंडियन स्टेट्स डिड नॉट प्रूव केपेबल। वो ऊपर उठे प्री एमिनेंस तक, लेकिन वो साबित नहीं हो पाए। केपेबल का अर्थ है योग्य, ऑफ फुलफिलिंग द टास्क, देश को एक करने के उस कार्य को पूरा करने के वो योग्य नहीं सिद्ध हो पाए। टास्क का अर्थ है कार्य। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। एट का अर्थ है किसी जगह पर नहीं, ऑन भी नहीं, ओवर भी नहीं, रोज टू द पोजीशन, जो उच्चता की पोजीशन पर आए किंतु वो फिर उस काम को नहीं कर पाए, देश को एक करने के काम की भूमिका वो पूरी तरह नहीं निभा पाए। आगे बढ़ते हुए
सवाल संख्या 98। अब की बार हमें मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न। आप जानते हैं 4 सेगमेंट्स हैं, 4 खंड हैं जिन्हें एक रैंडम या बेतरतीब क्रम में लिख दिया गया है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इन्हें अनस्क्रैम्बल करता हो, सही क्रम में रीअरेंज करता हो। पहले पढ़ें और फिर इन्हें सही क्रम में रीअरेंज करते हैं। हाउएवर, यद्यपि न्यू रिसर्च, नई जो खोज है, नया अनुसंधान है, शोज ये दर्शाता है दैट टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक, कुत्ते को वॉक पर ले जाना, कैन हैव इट्स डाउनसाइड्स। डाउनसाइड्स का अर्थ है नकारात्मक पक्ष। फॉर सीनियर्स, सीनियर्स का अर्थ है उम्रदराज लोग। उम्रदराज लोगों के लिए नकारात्मक पक्ष हो सकता है कुत्ते को घुमाने में, कुछ नकारात्मक भी बातें हो सकती हैं। डॉग्स आर ग्रेट कंपेनियंस, कंपेनियंस है साथी, कुत्ते बड़े अच्छे साथी होते हैं। प्रोवाइड अ हेल्थी एक्सक्यूज, और वह देते हैं स्वस्थ एक्सक्यूज है, बहाना, टू गो फॉर अ वॉक, कि आप भी वॉक पर चले जाएं इसी बहाने। एंड गेट अ बिट ऑफ एक्सरसाइज, और खुद भी थोड़ी सी वर्जिश या व्यायाम करें। इट वन सीम्ड, एक जमाने में ऐसा प्रतीत होता था, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस है सामान्य समझदारी, कॉमन सेंस लगता था, टू बिलीव दैट हैविंग एंड वॉकिंग अ डॉग वॉज गुड फॉर ओल्डर पीपल। ओल्डर है उम्र में बड़े, पीपल है लोग, कि कुत्ता रखना और कुत्ते को घुमाना उम्रदराज लोगों के लिए अच्छा था, ऐसा कॉमन सेंस माना जाता था। रिपोर्ट, एक रिपोर्ट पब्लिश्ड जो प्रकाशित हुई इन अमेरिकन मेडिकल जर्नल, जर्नल है पत्रिका, सेज इंजरीज हैं चोटें, अमंग सीनियर्स हैं सीनियर सिटीजन्स, उम्रदराज लोग, रिलेटेड टू डॉग वॉकिंग आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली प्रिवलेंट। प्रिवलेंट का अर्थ है व्याप्त। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है, बात हो रही है सीनियर्स या सीनियर सिटीजन्स के कुत्ता रख कर घुमाने के फायदे और उसके डाउनसाइड्स या नुकसानों पर। इतना पढ़ने पर जो हमें बेहतरीन लिंक्स मिलते हैं वो हैं सी, बी और ए, डी। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड होगा सी। इट वन सीम्ड कॉमन सेंस टू बिलीव दैट हैविंग एंड वॉकिंग अ डॉग वॉज गुड फॉर ओल्डर पीपल। एक जमाने में ये कॉमन सेंस माना जाता था, कुत्ता रखें और उसे घुमाएं, ये उम्रदराज लोगों के लिए अच्छा माना जाता था। फिर होगा बी, डॉग्स आर ग्रेट कंपेनियंस, कुत्ते अच्छे साथी होते हैं। एंड प्रोवाइड अ हेल्थी एक्सक्यूज टू गो फॉर अ वॉक एंड गेट अ बिट ऑफ एक्सरसाइज, कुत्ते अच्छे साथी होते हैं और उनको ले जाकर अगर आप वॉक करते हैं तो आपको भी अच्छी खासी एक्सरसाइज मिल जाती है। उसके उपरांत होगा ए, हाउएवर, यद्यपि, यद्यपि का अर्थ है इससे उल्टी बात आ रही है। ये तो थी कुत्ते को घुमाने के सकारात्मक पक्षों की बात। यद्यपि न्यू रिसर्च शोज, यद्यपि जो नई खोज है वो क्या बताती है, दैट टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक कैन हैव इट्स डाउनसाइड्स फॉर सीनियर्स। और अंतिम खंड मात्र डी हो सकता है। एक नई जो रिपोर्ट छपी है अमेरिकन मेडिकल जर्नल में, सेज, वो कहती है दैट इंजरीज अमंग सीनियर्स रिलेटेड टू डॉग वॉकिंग आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली प्रिवलेंट। डॉग वॉकिंग के कारण उम्रदराज लोगों में चोट लगने की जो घटनाएं वो ज़्यादा व्याप्त हो रही हैं, ज़्यादा कॉमनली दिख रही हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन खंड सी, सेगमेंट सी, फिर बी और फिर ए और अंत में डी। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें सबसे पहले सेगमेंट सी को देता हो, फिर बी और फिर ए, डी को। हमारा आंसर होगा मात्र ऑप्शन बी, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99, एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है, पढ़ते हैं। इट हैज़ बीन अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल गुड्स। इंडस्ट्रियल है औद्योगिक, कल्चरल है कृषि से संबंधित। तो ये सबसे प्रमुख, लीडिंग है प्रमुख, प्रोड्यूसर उत्पादक रहा है औद्योगिक और कृषि की वस्तुओं का, खेती की वस्तुओं का। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होल्ड्स, होल्ड का अर्थ है किसी चीज़ को, जब आप टाइटल वगैरह आपके पास है तो आप उसे होल्ड करते हैं। ए डोमिनेंट पोजीशन, एक प्रमुख पोजीशन रखता है। डोमिनेंट का अर्थ है दबदबा रखने वाली, यहाँ सबसे प्रमुख। इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाई है उच्च, इकोनॉमिक है आर्थिक, और डेवलपमेंट है विकास। विद्यार्थी एक बार फिर से देख लें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होल्ड्स अ डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट का अर्थ है प्रभुत्व वाली, प्रभुत्व यानी दबदबा रखने वाली, प्रभुत्व रखने वाली, ऊंचा स्थान रखने वाली या दबदबा रखने वाली पोजीशन रखता है वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ इट्स हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपने उच्च आर्थिक विकास के कारण। बिकॉज ऑफ इट्स इनॉर्मस आउटपुट, इनॉर्मस का अर्थ है अत्यधिक, आउटपुट का अर्थ है उत्पादन। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ मेजर शेयर, शेयर का अर्थ है भाग या अंश, इन वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार में।
इट इज ऑल्सो अ लीडर इन द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। विद्यार्थी ध्यान दें, डेवलपमेंट है विकास, एप्लीकेशन है किसी चीज का लागू किया जाना, इनोवेटिव का अर्थ है नवाचार वाली। अगर आप किसी नए सिस्टम या आइडिया को ला रहे हैं तो आप उसको इनोवेट करें। पुरानी चीज में अगर आप नवाचार ला रहे हैं तो वो इनोवेट करना हुआ। इनोवेटिव, नवाचार आधारित यानी तकनीकी सुधार आधारित टेक्नोलॉजी। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है ये यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका के एक सफल आर्थिक शक्ति होने के बारे में है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं पहले बी और उसके उपरांत ए, सी तथा डी। सबसे पहला खंड होगा बी जो इंट्रोडक्टरी खंड है, शुरुआती खंड है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होल्ड्स अ डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट है प्रभुत्वशाली, प्रभुत्वशाली यानी दबदबा रखने वाली। होल्ड्स अ डोमिनेंट पोजीशन, एक प्रभुत्वशाली ताकतवर पोजीशन रखता है इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपने उच्च आर्थिक विकास के कारण। उसके उपरांत ए, विद्यार्थी ध्यान दें, इट प्रोनाउन है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूएसए के लिए। इट हैज बीन अ लीडिंग प्रोड्यूसर, ये प्रमुख उत्पादक रहा है ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल, औद्योगिक एंड एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल है खेती से संबंधित वस्तुओं, चाहे वो औद्योगिक हो या खेती की, इनका प्रमुख उत्पादक रहा है। उसके उपरांत सी, बिकॉज ऑफ इट्स इनॉर्मस आउटपुट, इनॉर्मस है अत्यधिक, अत्यधिक उत्पादन के कारण द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ मेजर शेयर, मेजर है बड़ा, शेयर है भाग इन वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार में। और अंतिम खंड सिर्फ ऑप्शन डी हो सकता है। इट इज ऑल्सो, ऑल्सो ध्यान रखें दूसरी बात के लिए आता है, ये थी औद्योगिक और एग्रीकल्चरल गुड्स की बात। इट इज ऑल्सो अ लीडर, ये लीडर है, अग्रणी है इन द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। तकनीकी नवाचार, तकनीकी सुधारों की जो क्षेत्र है उसमें भी अमेरिका जो है लीडर रहा है, यूएस। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें सबसे पहले बी देता हो, फिर ए और फिर सी और डी। हमारा आंसर हो सकता है मात्र ऑप्शन सी, बी, ए, सी, डी, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न, सवाल संख्या 100 आपकी स्क्रीन पर। हमारा निर्देश है पता लगाएं उस शब्द का जिसकी स्पेलिंग गलत है, जो रॉन्गली स्पेल्ड है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, अनब्राइडल्ड की स्पेलिंग में IR नहीं RI होना चाहिए, सही स्पेलिंग होगी UNBRIDLED। अनब्राइडल्ड का अर्थ है बेलगाम या अनियंत्रित। विद्यार्थी ध्यान दें, ब्राइडल वो युक्ति है जिससे आप किसी घोड़े या अन्य जानवर को नियंत्रित करते हैं, तो ब्राइडल्ड है तो नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है। अनब्राइडल्ड का अर्थ है बेलगाम। तो अगर आपके जोश, आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बेलगाम हो रही हैं तो हम कहेंगे अनब्राइडल्ड पैशंस और डिज़ायर्स। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। क्रॉल का अर्थ है रेंगना, ब्रिस्क का अर्थ है बड़ा फुर्तीला और चुस्त, चुस्त या फुर्तीले को कहते हैं ब्रिस्क या एजाइल या क्विक। और ब्रिटल का अर्थ है भंगुर, जो आसानी से टूट जाए, इसके लिए एक सिनोनिम हो सकता है फ्रेजाइल। कांच की वस्तुएं ब्रिटल होती हैं, फ्रेजाइल होती हैं। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन सी ही रहेगा क्योंकि अनब्राइडल्ड की स्पेलिंग गलत थी, बाकी सब पहले से ही करेक्टली स्पेल्ड वर्ड थे। बाकी सारे शब्द करेक्टली स्पेल्ड है, सिर्फ अनब्राइडल्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड या रॉन्गली स्पेल्ड रहा, यही हमारा आंसर होगा। तो ये था आपका विश्लेषण पेपर 818 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, एनालिसिस में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, एनालिसिस में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा उनका प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।